तो हिंदी में जो या का खा उसको वर्ब है ना, जैसे स्वर और व्यंजन में बांटा गया, इसी को इंग्लिश में हम लोग लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। तो इंग्लिश में भी लेटर होता है A to Z है ना, जैसे ए तो ग्रुप ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट बोल दें। अगर एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो वहां से एक वर्ड बनेगा। जैसे हम लेते हैं ओ और जी, तो इसको अगर मिलाएंगे तो दो चीज होता है, या तो ओजी बन सकता है या तो जीओ बन सकता है। तो ओजी को एक मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं देता है, जीओ मीनिंगफुल वर्ड्स देता है, जिसका मीनिंग होता है जाना। तो ये कहला जाएगा हमारा वर्ड्स। क्या? Hello, my dear viewers. Today I am going to start a new video series of spoken English and grammar. तो इंग्लिश जो एक तरह का भाषा है, तो भाषा हम लोग सीखने का प्रयास किए थे हिंदी से, है ना। बचपन में आपको याद होगा, मम्मी पापा सभी को या भाई बहन हम लोग को पहले या क ख सिखाया था, है ना। तो हिंदी में जो या क ख उसको वर्ब है ना, जैसे स्वर और व्यंजन में बांटा गया, इसी को इंग्लिश में हम लोग लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। तो हम लोग हिंदी की मदद से अगर इंग्लिश सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, ज्यादा समझ में भी आएगा। तो इंग्लिश में भी लेटर होता है A to Z है, जैसे A B C हम लोग लिखते हैं जेड तक 26 लेटर होता है कि नहीं होता है ना। तो लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? सेट ऑफ लेटर। क्या होता है? सेट ऑफ लेटर होता है, जो एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होता है। क्या होता है? एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होता है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट बोल दें। अगर एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो वहां से एक वर्ड बनेगा। जैसे हम लेते हैं ओ और जी, तो इसको अगर मिलाएंगे तो दो चीज होता है, या तो ओजी बन सकता है या तो जीओ बन सकता है। तो ओजी को एक मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं देता है, जीओ मीनिंगफुल वर्ड्स देता है, जिसका मीनिंग होता है जाना। तो ये कहला जाएगा हमारा वर्ड्स। क्या कहलाएगा? वर्ड्स। अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा दें तो एक सेंटेंस होता है, जैसे गो देयर, गो देयर वहां जाओ। तो यह एक सेंटेंस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे, है ना। तो क्योंकि अगर सेंटेंस सीख गए तो हम लोग इंग्लिश सीख गए। तो हम लोग देखते हैं सेंटेंस को, जो यहाँ पे हम 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव। तीसरा इंटरोगेटिव। चौथा इंपरेटिव। पांचवा एक्सक्लेमेटरी और छठा ऑप्टेटिव। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। असर्टिव में जैसे हम सेंटेंस बोले आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते तो आई एम नॉट हैप्पी, एक नया वर्ड यहाँ नोट जुड़ गया। अगर इंटरोगेटिव में चेंज करते तो एम आई हैप्पी, मतलब इसका अरेंजमेंट क्या हो, इसका अरेंजमेंट उल्टा हो गया। देखिए इसी से यही बना हुआ है ना। तो यहाँ क्या है? सिर्फ अरेंजमेंट है। यहाँ का के बी हैप्पी, इसमें सिर्फ एक हैप्पी वर्ड को यूज किए, बाकी को हटा दिए। मेट्रिक सेंटेंस हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी कितना खुश। इंपरेटिव में बी हैप्पी खुश रहो, हैप्पी कितना खुश दिख रहा हो। ऑप्टेटिव का बात करते हैं तो बोलते हैं आई विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग छोटे छोटे पार्ट के माध्यम से सीखेंगे। तो आज सबसे पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस का बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या तो एडवाइस देते हैं, या तो रिक्वेस्ट अर्ज करते हैं, अनुरोध करते हैं, या तो फॉरवर्ड करते हैं। सेंटेंस के ऑर्डर और एडवाइस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग वर्ब लिखते हैं, वर्ब का V1 फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कंप्लीमेंट। जैसे वहां जाओ, तो सबसे पहले हम वर्ब को पहचानेंगे। तो जाना एक वर्ब है, सबसे पहले इसका इंग्लिश है गो, ठीक है। और वहां का इंग्लिश क्या होता है? देयर। हम लोग लगा देंगे फुल स्टॉप, है ना। यहाँ आओ, तो आना का कम, हेयर हम लोग है ना, जैसे अब जाओ, तुम चल जाओ यहाँ से, तो क्या बोलेंगे? गो नाउ, है ना। अब हम लोग एडवाइस देना सीखते थे। एडवाइस देने का हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हमेशा या प्रतिदिन, है ना। तो हमेशा बड़ों का इज्जत दो, तो यहाँ एक हमेशा के लिए इंग्लिश का तो ऑलवेज, तो क्या लिखेंगे? ऑलवेज। फिर इज्जत देना, रिस्पेक्ट द बड़ों का एल्डर्स, ठीक है। हमेशा सच बोलो, तो क्या बोलेंगे? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। जैसे प्रतिदिन एक पेज पढ़ो, बहुत हम लोग को टीचर बोलता था बचपन, डेली एक पेज पढ़ के आना जी, डेली एक पेज हिंदी पढ़ो। तो प्रतिदिन एक पेज पढ़ो, तो क्या लिखेंगे? डेली, डेली रीड आ पेज। रिक्वेस्ट सेंटेंस के लिए हम लोग हिंदी में कृपया वर्ड का यूज करते हैं। कृपया के लिए 2 वर्ड है इंग्लिश में, एक प्लीज, एक काइंडली। किसी को ज्यादा, बहुत ज्यादा इज्जत देना तो काइंडली बोलेंगे, या तो प्लीज बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? प्लीज या तो काइंडली लिखे, वर्ब लिखे, ऑब्जेक्ट लिखे, कंप्लीमेंट लिखे। कृपया यहाँ आओ, प्लीज कम हेयर। कृपया अब जाओ, तो प्लीज गो नाउ बोलते हैं, कृपया तुम चल जाओ, है ना। कृपया कॉल करो, कृपया कॉल करो, क्या बोलेंगे? प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी, है ना। अब
देखते हैं फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। तो मना करने के लिए या तो हम लोग ना यूज करते हैं हिंदी में, या तो मत का यूज करते हैं ना। जैसे यहाँ यहाँ मत आओ, फूल ना तोड़ो, या फूल मत तोड़े, है ना, उसे मत बोलो। तो देखिए यहाँ पे मत के लिए दो वर्ड है, एगो डोंट है और एगो डू नॉट है। सुन ध्यान से, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है, इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन दोनों का यहाँ पे बोलने के समय में और लिखने के समय में सेंस अलग हो जाता है। अगर डू नॉट लिखा हुआ एकदम उस काम का मत करो, नहीं तो तुमको पनिशमेंट लग जाएगा, पनिशमेंट लग जाएगा। कहीं गवर्नमेंट की बिल्डिंग में या किसी जगह पे अगर डू नॉट का यूज हुआ, ये मत समझिए इसी का शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब एकदम नहीं करना, अगर कीजिएगा तो आपको पनिशमेंट लग जाएगा, हो सकता है आप जेल भी जा सकते हैं, है ना। तो आइए इसका इंग्लिश समझते हैं। या तो हम लोग डू नॉट लिखेंगे, या तो हम लोग डोंट लिखेंगे, है ना। तो अगर यहाँ मत आओ, अगर लग रहा है कि यहाँ लिखा हुआ, यहाँ इसका इंग्लिश हो सकता है डोंट कम हेयर। जैसे बगीचा में जाते हैं तो वहां लिखा हुआ फूल ना तोड़े, तो क्या लिखा हुआ? डू नॉट प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। तो एकदम फूल को नहीं तोड़े। अगर डोंट लिखा हुआ, जैसे हम नॉर्मल मेरे घर का फूल है, वहां लिखते डोंट प्लक द फ्लावर, तो अब तोड़ भी लिए तो थोड़ा बहुत हम बोल के डांट के छोड़ सकते हैं। अगर डू नॉट लगा तो आपको वहां जो चार्ज लिखा हो उसको देना पड़ जाएगा ना। उसे मत बोलो, तो डोंट स्पीक हिम।